जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा, उसकी संस्तुति, उस पे सेना को धन्यवाद कर लिया और हमें गर्व है अपनी सेना पे कि उन्होंने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त कर दिया। उन्हें प्रणाम और सलाम। लेकिन जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा चिंतित अब हूं, जो मुझे लग रहा है, और हो सकता है मेरा संशय जो है निर्मूल हो, मेरा भय जो है निर्मूल हो, भगवान करे मेरा संशय निर्मूल हो, लेकिन अगर ये सच है तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा हमारे मीडिया बता रहे हैं, और सच ही बता रहे होंगे हमारे मीडिया, कि लाहौर का एयरबेस हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है और पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को हमने पहले ही ध्वस्त कर दिया था। ये भी खबर आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है और जो यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, कि पुंछ के अंदर पाकिस्तान ने लगातार गोलीबारी करके वहां पे हमारे निरीह लोगों को, बालकों को, महिलाओं को और वृद्ध लोगों को जो घर पे सो रहे थे, उनकी हत्या की। ये उसी प्रकार की घटना है जैसे पहलगांव के अंदर उन्होंने किया, पुलवामा के अंदर उन्होंने किया, और पुलवामा के अंदर भी हमारी सुरक्षा में चूक हुई और पहलगांव के अंदर भी हुई। लेकिन चलिए, वो मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इस समय देश संकट काल में है। ये भी बात सही है कि हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त कर दिया, लाहौर बेस को खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने भी हमारे निरीह लोगों को मारा। हमने तो उनके जो टेररिस्ट थे उनको मारा, लेकिन उन्होंने हमारे निरीह लोगों को मारा। तो भारत सरकार से एक निवेदन तो मैं ये करना चाहूंगा कि हमें उनकी मौत से ज्यादा चिंता है अपने देश के निर्दोष लोगों की मौत का। देखिए, जो आतंकवादी होते हैं उसकी मौत पे तो ना खुशी होती है ना दुख होता है, बल्कि खुशी होती है, लेकिन अपने निर्दोष लोगों की मौत पे हमें दुख होता है। तो जैसा बता रहे हैं कि वहां पे गुरुद्वारों पे अटैक हुआ है, घर में सोते हुए लोग जो निरीह लोग थे उन पे अटैक हुआ है, तो हमें हमारी भारत सरकार विश्वस्त सूत्रों से बताए कि हमारे कितने लोगों की वहां पे पाकिस्तान ने मारा है, उन्हें शहीद किया। हमारे सैनिकों की शहादत के बारे में भी हमको खबरें मिल रही हैं, जवानों की शहादत, महिला जवानों की शहादत के बारे में खबरें मिल रही हैं। तो हमें अपने देश की सरकार पे पूरा भरोसा है, वो हमें बताए कि हमारे तरफ से क्या लोग हुए हैं हताहत और उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको किस प्रकार की मदद कर रही है। क्योंकि देखिए, बाकी तो ठीक है, चलिए, सेना तो सेना से लड़ती है, सेना उनकी भी लड़ती है, हमारी भी लड़ती है, लेकिन निरीह लोगों का क्या दोष है जिनका कोई लेना देना नहीं, उनकी जो पाकिस्तान जिस प्रकार से उनकी हत्या कर रहा है उसका क्या औचित्य है। तो सरकार कम से कम बताए कि ऐसे लोगों को जो बॉर्डर पे रहते हैं और भारत के लिए अपना तन मन देने के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। पहला प्रश्न तो ये मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार हमारे देश के अंदर जो हताहत हो रहे हैं लोग, उनके बारे में क्या सोच रही है, उनको किस प्रकार से संयम और एक धैर्य उनका बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वो हमें बताया जाए। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक हुई, और भारत एक लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, चुनावी प्रक्रिया है, तो हमारे देश के अंदर आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशरी का रूल नहीं, हमारे डेमोक्रेटिक रूल है। और डेमोक्रेसी में कुछ लोग सत्ता में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। आज सत्ता के लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और राहुल गांधी या खड़गे साहब क्योंकि कम सीटें उनके पास हैं, संख्या बल नहीं है, इसलिए वो विपक्ष में है। लेकिन जो ये संसद के अंदर होता है या सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वोपरि होती है लोकतंत्र के अंदर। और जब ये पूरा विपक्ष ये क्लियर कर चुका है, ये स्पष्टीकरण दे चुका है, मैसेज दे चुका है, बार बार ये आश्वासन दे चुका है कि पूरा देश 142 करोड़ लोग, विपक्ष और हर व्यक्ति देश का सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, तो ये मुझे जरूर आश्चर्य है और इसका मैं जरूर निराकरण चाहूंगा कि पहली सर्वदलीय बैठक में भी माननीय मोदी जी नहीं थे और बिहार चले गए थे, चुनाव प्रचार में चले गए थे। और इस बार जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से भी
हमारे निर्दोष लोगों को हताहत किया गया है पुंछ एरिया में, ऐसे समय में जब सरदली बैठी हुई तो मोदी जी उसमें मौजूद क्यों नहीं थे? वो हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लड़ाई तो सेना लड़ रही है, लेकिन उसका दंड हमारे निर्दोष लोगों को क्यों मिल रहा है? ये पाकिस्तान से कौन पूछेगा? ये प्रधानमंत्री पूछेंगे। लेकिन सर्वदलीय बैठक में मोदी जी नहीं आए और मोदी जी उसी दिन एक उच्च अधिकारियों की बैठक में आए। तो लोकतंत्र के अंदर अधिकारियों से बैठक करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या लोकतंत्र में जहां पे नेता विपक्षी दल भी बैठे हैं, सारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो हैं, तो वहां मोदी जी का रहना मेरे ख्याल से उचित था। अगर आपको लगता है नहीं उचित था तो मुझे दो सर्वदलीय बैठक में मोदी जी का न रहना विस्मय पैदा करता है। तीसरी बात जो किरण रिजिजू ने कही और बिल्कुल सही बात कही, जो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया है सरकार को और सेना को, विपत्ति काल है, 142 करोड़ लोगों ने देश का सेना का समर्थन किया है और ये बिल्कुल सच बात है। तो गोदी मीडिया को भी क्या सरकार बताने का प्रयास करेगी कि वो छोटे छोटे नेताओं के इन संदर्भों का, उनके इस वक्तव्य का कि हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए, उनका व्यक्तिगत है। कुछ लोग चाहते हैं कि युद्ध हो, कुछ लोग चाहते हैं युद्ध ना हो। मैं चाहता हूं युद्ध हो और पाकिस्तान का समूल नाश हो जाए, लेकिन मैं उन लोगों को भी राष्ट्र विरोधी नहीं कहता जो कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए। उनका विचार है, बाद में प्रूव होगा मैं सही था या वो सही थे। लेकिन जिस प्रकार से गोदी मीडिया चला रहा है और विपक्ष को जो कि सरकार के साथ खड़ा है, मुसलमानों को या कतिपय नेताओं को जिस प्रकार से बदनाम कर रहा है, क्या गोदी मीडिया पे इस प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए और उनके प्रसारण पे रोक नहीं लगनी चाहिए? जबकि देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है तो उसके अंदर मतभेद पैदा करने का प्रयास गोदी मीडिया क्यों कर रहा है? नंबर 3, जिससे मैं सबसे ज्यादा चिंतित, देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, भारत की पावर, भारत की मिलिट्री पावर, भारत की इकोनॉमिक पावर, भारत की सेना, भारत के 142 करोड़ों की एकजुटता के सामने पाकिस्तान का ही नहीं ठहरता। उसकी आर्थिक शक्ति हमारे महाराष्ट्र की जीडीपी से भी कम है, उसकी सेना भी हमसे बहुत छोटी है, बहुत छोटा देश है, उनके यहाँ आर्थिक विपन्नता है, तो पाकिस्तान हमसे नहीं लड़ सकता। लेकिन जिस बात से मैं चिंतित हूं वो ये है, जिस प्रकार से अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है और अमेरिका ये संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान दुस्साहस न करे, और चीन जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया है और बांग्लादेश आज के तारीख में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान के साथ गलवैया बढ़ा रहा है और उसकी साथ खड़ा हुआ है, मुझे ये शक हो रहा, भगवान करे मेरा शक गलत सिद्ध हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका भारतवर्ष को उकसाकर एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है जिससे कि भारत की आर्थिक शक्ति कमजोर हो जाए और चीन की भी आर्थिक शक्ति कमजोर हो जाए। और आज के तारीख में जो सबको डर है, पूरे विश्व के अंदर लोगों को डर है कि जो अमेरिका की एक छत्र राज्य पूरे विश्व के मंडल पे चलता है, शायद उसका अंत होने वाला है। चीन उसको बड़ी चुनौती दे रहा है, जिसका टैरिफ वॉर से पहले उन्होंने शुरुआत की, लेकिन अब स्विट्जरलैंड के अंदर चीन और अमेरिका के दूत मिल रहे हैं और टैरिफ वॉर को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये चाहता है कि जिस प्रकार से उसने रूस को एक उभरती हुई शक्ति को कमजोर कर दिया यूक्रेन से भिड़ाकर, और यूक्रेन को नेटो ने और अमेरिका ने कहा कि हम आपको पूरी मदद करेंगे और सब कुछ करेंगे, और रूस उससे भिड़ गया, तो यूक्रेन तो बर्बाद हो गया, लेकिन रूस भी आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, उस पर सैंक्शंस लग गए। जो तेल भारत को बेचा करता था, भारत उसकी मदद करता था, उस पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी, तो रूस भी कमजोर हो गया, यूक्रेन भी कमजोर हो गया। और क्योंकि चीन मजबूत हो रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं, सचेत रहना चाहिए। मैं केवल एक संकेत दे रहा हूं अपने देश के सत्ताधारियों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के पीछे चीन बैठा हो और वो उत्तेजित कर रहा हो और एक तरह से वो पाकिस्तान की पीठ पे हाथ रखकर भारत को कमजोर करने का प्रयास करे, और उसी प्रकार से अमेरिका हमारा साथ छोड़े या हमारा साथ न दे, जो कि यूक्रेन के साथ उन्होंने किया। और रूस क्योंकि युद्ध में आज के तारीख में लगा हुआ है 3 साल से, और वो कमजोर भी हो गया और पूरी उसकी शक्ति यूक्रेन के खिलाफ लगी है, तो आज के तारीख में वो हमारी मदद करने की स्थिति में भी नहीं। तो कहीं वास्तविकता में अमेरिका प्लस इजराइल वर्सेस चीन युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, और दोनों परोक्ष रूप से इजराइल अमेरिका हमारे साथ पीछे खड़े हैं और चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ है। और क्योंकि इजराइल मदद कर रहा है, सक्षम राष्ट्र है, सब कुछ है, लेकिन दूर है,
अमेरिका हमसे दूर है, सक्षम है, सब कुछ दूर है, और चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें चीन की जो गलत इरादे हैं उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है, और जितना हमें पाकिस्तान को आंकने की आवश्यकता है, उसके बाद हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि चीन उसकी मदद क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कहीं चीन इसका एडवांटेज लेके भारत की उभरती हुई शक्ति को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि चीन को न्यूट्रलाइज अमेरिका करे और हम पाकिस्तान से आमने सामने की लड़ाई लड़ें, और ऐसा ना हो कि हमें तीन तरफ से ये 15,000 किलोमीटर पे ये जो तीन दुष्ट राष्ट्र बैठे हुए हैं आज के तारीख में भारत के साथ वही करें, जिससे कि हमारी उभरती हुई शक्ति कमजोर हो जाए। तो एकजुटता है देश के अंदर, बहुत खुशी की बात है। पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। हमने उनके आतंकवादियों को मारा, खुशी की बात है। उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, दुख की बात है। लेकिन जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं वो ये, माननीय मोदी जी को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रेस को एड्रेस करना चाहिए, देश को बताना चाहिए, क्योंकि वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा, चीन जिस प्रकार से अमेरिका से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से भिड़ा रहा है, हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, उससे भी सचेत होने की आवश्यकता है। अगर भारत सरकार ने इसका संदर्भ ले लिया है, इसका संज्ञान ले लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आश्वासन आज के तारीख में ओवैसी साहब ने भी दे दिया है, सारे विपक्षी दलों ने दे दिया है। हम सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, जो निर्णय वो लेंगे उनके साथ हैं। लेकिन ये तीन राष्ट्रों में एक तिरछी निगाह रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश, हमारे महान देश भारत माता के ऊपर किसी प्रकार का कोई परेशानी ना आए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।